जैसे एक ऑक्सीजन का कितना होता था, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता था, और हमें पता है हम क्या नहीं लेते, उसको साइन को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कितना है, एक का 2 लिखा, ठीक है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास हमें पता है क्या होता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है। तो मोलर मास कितना होगा, एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा कितना 32 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राम में इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक। अब जैसे एक नाइट्रोजन में होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, माइनस को हम लिखते नहीं है, ठीक है। इनटू में क्या कर देंगे, 2 है तो 2 का कितना हो गया, 6 हो गया। आई बात समझ। तो एक का होता है 14, 2 का हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 6, इतना ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए एक होती है, ठीक है। इनटू में कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका 2/2 हो जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। आई बात समझ में। अब एन फैक्टर निकालेंगे हम, किसके, रेडिकल्स के एन फैक्टर निकालेंगे। तो रेडिकल्स के एन फैक्टर क्या आएगा, एन फैक्टर ऑफ रेडिकल, रेडिकल का एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज के बराबर होता है, इक्वल टू चार्ज, चार्ज के बराबर होता है, जितना चार्ज होगा उसके बराबर हमारा एन फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल में पहले हम क्या लिख दें, इधर पे रेडिकल लिख देते हैं, रेडिकल यहां लिख दिया, एन फैक्टर यहां लिख दिया, और हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास यहां पर लिख दिया, वो होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है, ठीक है। मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर होता है। जैसे रेडिकल ले लिया मैंने SO4 2 नेगेटिव को, और दूसरा है हमारा CO3 2 नेगेटिव, तीसरा है हमारा NH4 पॉजिटिव, क्या है, NH4 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज है, वो है 2, तो कितना एन फैक्टर हो जाएगा, 2, क्योंकि मैंने लिखा है रेडिकल का जो एन फैक्टर होगा वो चार्ज के बराबर होता है, तो 2 है तो 2 हो गया। अब सल्फर का होता है ना 2, इंटू में ऑक्सीजन कितना है हमारे 4, 4 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 का क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में एन फैक्टर हो जाता है इतना, तो ये इतना हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाता है। जैसे एक कार्बन का मतलब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है, 2 है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें एक कार्बन का होता है 12, प्लस में 3 × 16 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, इतना ग्राम हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इस वाले का, ठीक है। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं। तो इसके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कितना हो गया एन फैक्टर, 1 हो गया। तो नाइट्रोजन होता है कितना, नाइट्रोजन का होता है एक का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन है तो 1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1, इतना ग्राम हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो रेडिकल के इक्विवेलेंट मास निकालना समझ गए। अब आता है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। एसिड के इक्विवेलेंट मास पर आते हैं। तो एसिड के इक्विवेलेंट मास के लिए इसमें बहुत लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसीलिए मैं लिख के लाया हूं, है ना। तो जैसे एसिड का एन फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय 1 मोल ऑफ, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 मोल ऑफ किस, बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिवन, ठीक है, रिएक्टेड बाय या फिर बाय 1 मोल ऑफ, रिएक्ट बाय 1 मोल ऑफ बेस, इससे 1 मोल ऑफ बेस से। आई बात समझ। तो दोबारा से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव गिवन रिएक्ट बाय 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल बेस से। गिवन की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं, रिलीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम निकालते हैं बेसिसिटी को निकालते हैं, इसमें हम निकालते हैं बेसिसिटी।
तो बेसिसिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H positive released by 1 mole of acid। ठीक है, ये हो जाती है बेसिसिटी। तो यहां पर बेसिसिटी है तो मतलब एसिड के एक मोल से जो नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव के निकल रहे हैं वो होती है बेसिसिटी। सही बात है। ऐसे ही हम एसिडिसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देता हूं, जैसे एसिडिसिटी लिखेंगे, एसिडिसिटी या फिर एसिडिटी भी कहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग क्या कर देंगे, एसिड को लिख देंगे, तो एसिड को नहीं लिखना है, यहाँ पर बेस ही लिखा जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग क्या कर देंगे, बेस को लिख देंगे, तो यहाँ पर एसिड लिखा जाएगा। समझ आ गया। तो इससे एक ट्रिक क्या हो जाएगी कि बी से ए चले जाएंगे, तो बी ए पढ़ेंगे किसमें, बेसिसिटी में, और ए भी पढ़ेंगे हम किसमें, एसिडिसिटी में। समझ आ गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं हम कुछ एन फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे एसिड का और बेस का। ठीक है, दोनों को साथ में देख लेते हैं। दोनों को साथ में देखने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर एसिड, मैंने लिख दिया यहाँ पर बेस, मैंने लिख दिया यहाँ पर, नहीं पहले लिख देते हैं इसके एन फैक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस और यहाँ पर लिख दिया इसके एन फैक्टर्स। आगे बात समझ। जैसे एसिड में मैंने HCl ले लिया, ठीक है, और मैंने किसको ले लिया, H2SO4 को ले लिया। समझ आ गया। इसमें मैंने एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 1 ही H देने के लिए है। इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 भी दे सकता है या फिर हमारा 1 भी हो जाएगा। तो 2 भी पॉसिबल है, इसमें 1 भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है जो 2 है। ठीक है, तो 2 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है। तो जैसे अब बेस में बात करें तो NaOH हो गया, KOH हो गया, तो इसमें एक ही OH देने के लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BaOH होल ट्वाइस, तो इसमें 2 OH देने के लिए है। ठीक है, तो जैसे एक के लिए 1 हो गया, एक के लिए 1 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, 1 भी दे सकता है और इसमें 2 भी दे सकता है। तो ये बात भी समझ जाए। ठीक, फिर आते हैं हम किस पे, फिर आते हैं सॉल्ट के एन फैक्टर पे। तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालेंगे। अब एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा उसको देखना होगा। ठीक है, उसके लिए टोटल एनायनिक चार्ज को बराबर करना होगा टोटल कैटायनिक चार्ज के। किसके, टोटल कैटायनिक चार्ज के, ठीक है। तो टोटल एनायनिक चार्ज टोटल कैटायनिक चार्ज के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकल के आ जाएगा। जैसे सॉल्ट में हमने ले लिया किसको, NaCl को ले लिया, NaCl को सॉल्ट को ले लिया और KCl सॉल्ट को ले लिया। जैसे इसके पास +1 है, इसके पास -1 है, ठीक है, इसके पास +1 है, इसके पास भी -1 है। आगे बात समझ। तो इसका जो कैटायनिक चार्ज है कितना है, वो 1 है, इसका एनायनिक चार्ज कितना है, 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो कैटायनिक चार्ज बराबर एनायनिक चार्ज होता है। मतलब इधर 1 है तो 1 है दोनों की तरफ, तो 1 आएगा। जैसे इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इधर भी 1 आ जाएगा। और यदि इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाता है, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर हो जाता है। तो मोलर मास के लिए जैसे 23 उसका होता है, प्लस में 35.5 इसका होता है, अपॉन में 1 कर देंगे, ये ग्राम में हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक, अब इसके लिए जैसे 39 हो जाएगा, प्लस में 35.5 हो जाएगा, अपॉन में
1 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा किसका, KCl का। आगे बात समझ। जैसे इसमें ले लेता हूं मैं किसको, दूसरे वाले को ले लेता हूं MgCl2। क्यों, अब इसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिख रही होगी। अब इसके पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो दोनों कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज बराबर हैं, तो इसके लिए n फैक्टर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका जो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा वो 55 प्लस 2 इंटू 35 मान लिया मैंने, अपॉन में 2, इतना हमारा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। समझ आ गया, ये हो गया सॉल्ट का n फैक्टर। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा, हमने n फैक्टर निकालना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। n फैक्टर खत्म हो गए हैं हमारे सारे, बस एक चीज और रह जाती है n फैक्टर कंबाइंड फॉर्म में जो आते हैं आयंस, उनकी निकालने के लिए, तो उनकी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब दूसरा आता है, सीक्वेंस में चलेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट्स को कहां पर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। 12th का चैप्टर है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट्स को, तो उधर पे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम पहले ही सीखते हुए चलते हैं। जैसे इक्विवेलेंट्स होते हैं क्या, मास अपॉन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट मास हो जाता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नहीं वो हो जाता है हमारा, यस, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाता है। आगे बात समझ, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाता है, आगे बात समझ में। तो ये हो जाते हैं इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स को निकाल सकते हैं हम कहां से, हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है इक्विवेलेंट अपॉन में V इन लीटर। तो अब V को हम यहां भेज देते हैं, तो इक्विवेलेंट आ जाएंगे क्या, नॉर्मेलिटी इंटू V इन लीटर, तो ये भी इक्विवेलेंट्स निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो n फैक्टर क्या कहाँ यूज होगा, इक्विवेलेंट मास से यूज होगा। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको जैसे चेंज करें, इक्विवेलेंट मास अभी हमने देखा, तो इक्विवेलेंट मास होता है हमारा मोलर मास अपॉन में n फैक्टर होता है, सही है। अब इसको इधर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, या फिर इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, वो होते हैं कितना, मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 1/m, नहीं अपॉन में n, ठीक है। ये हो जाता है इक्विवेलेंट्स, इससे भी आ जाता है। आगे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो देख, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, जैसे A और A, B और B, जैसे B और B, और ये चेंज हो गया किसमें, C और C में, प्लस D और D में। तो इसके जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे या फिर इक्विवेलेंट्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे, और इसके बराबर हो जाएंगे। तो तीनों के बराबर होगा, इसके मिली इक्विवेलेंट्स तीनों के बराबर होंगे, ठीक है। कहीं से भी हम इसके इक्विवेलेंट्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या बोला उसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A, ठीक, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ B, बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, C के, बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ D के। आगे बात समझ। तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला, और इक्विवेलेंट्स निकालना हमने सीख लिया है, वो होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास A के रख देंगे, और मास अपॉन इक्विवेलेंट मास B के रख देंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास C के रख देंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास D के रख देंगे। तो उससे हम मास भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट मास निकालना हम समझ के आ चुके हैं, वो होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। आगे बात समझ, तो मिटा दूं, चलो। जैसे हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में अपना जो रिएक्टेंट होता है
रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्टेड, कंप्लीटली रिएक्टेड, पूरी तरीके से हमारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है किस पर, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूलिंग-पिटेट्स लॉ। ड्यूलिंग-पिटेट्स लॉ, ड्यूलिंग-पिटेट्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अपनी स्पेसिफिक हीट को और किसको, स्पेसिफिक हीट को और एप्रॉक्स एटॉमिक मास को, एप्रॉक्स एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6.4 आता है। ये कहता है कौन, ड्यूलिंग-पिटेट्स लॉ। आगे बात समझ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज, क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, गैसियस मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का। आगे बात समझ। ठीक है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास गैसियस मिक्सचर का क्या होगा, तो जैसे मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, इनटू में क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस हो गया, नहीं ये हो जाता है अपना टोटल मोल्स ऑफ गैस। बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, तुम लोग मत कंफ्यूज होना, मैं सही से बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहले से ही पूरी रिसर्च कर बैठा हूं। तो ये जो मैंने लेक्चर बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आगे के लिए। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है गैसियस मिक्सचर का, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसेस इनटू मोलर मास ऑफ गैसेस अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ गैसेस। आगे बात समझ में, ये हो जाता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट मास, दोबारा से आ गया है। मैंने बताया था कि कंबाइंड के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शंस में जो आते हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इन रिडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास क्या होगा उसी को देखना है। उसमें मैंने पहले केस ले लिया है, जैसे when only one element undergoes change in oxidation state, जो मैं लिखाते जा रहा हूं आप लोग नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैंने बहुत रिसर्च करी है इन पर, ठीक है। तो जैसे व्हेन, जब एक ही एलिमेंट अपनी चेंज करे ऑक्सीडेशन स्टेट को, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपना N2 जो होता है वो चेंज हो जाता है NH4 पॉजिटिव में, ठीक है। तो एक चीज और, फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की वो 0 होती है, ठीक। इतना तो हमें पढ़ना भी होगा, ठीक है।
अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है एक्स, ठीक, नाइट्रोजन की एक्स मान ली, प्लस में क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे 4 से, बराबर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो एक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो कितनी आ गई -3 आ गई। तो मतलब नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसमें, अमोनियम आयन में, ठीक है। अब क्या करते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये है हमारा एन, ठीक, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे 3 - 0, ठीक है, अपॉन में 3 - 0 कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे करा देंगे 2 से, तो टोटल कितनी आ गई 6, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना आ गया 6 आ गया। किसका आया है ये, N2 का आया है। यदि इसमें एन फैक्टर निकालेंगे अमोनियम आयन में, तो अमोनियम आयन में जो एन फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, उसको भी देख लेते हैं। इसका एन फैक्टर आया था हमारा 4, इसका एन फैक्टर आएगा हमारा कितना 3 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 0, ठीक है, और एक ही एलिमेंट है तो 1 से, तो कितना है 3 है, इसका कितना है 3 है, समझ आ गया। इसका ऑक्सीडेशन कितना है 3 है, और इसका कितना आया था 6 आया था, वो कितना आया था 6 आया था। क्यों, क्योंकि अपन ने अभी देखा था 3 - 0 इंटू में 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एन फैक्टर N2 के लिए, और अमोनियम आयन के लिए जो एन फैक्टर है वो 3 है, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल होता है जैसे I नेगेटिव है, वो चेंज हो रहा है किसमें, किसमें चेंज हो रहा है, IO3 नेगेटिव में, IO3 नेगेटिव में, ठीक है, IO3 नेगेटिव में। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे निकालेंगे I का, वो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी X मान लिया मैंने, माइनस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 2 होता है, माइनस में इनटू में क्या हो जाएगा 3 है, तो 3 के लिए। अब इसमें एनायनिक चार्ज जो है वो -1 यहाँ पर रख दिया, क्या रख दिया मैंने, एनायनिक चार्ज रख दिया। आगे बात समझ, तो जैसे X रखा ये, और ये -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, कितनी आ रही है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है किसकी, आयोडीन की। आयोडीन की कितनी आ गई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एन फैक्टर जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपना 5 माइनस कितना है -1, कितना है 1 है, तो ये आ जाएगी टोटल 6। तो एन फैक्टर कितना आ रहा है, एन फैक्टर हमारा 6 आ रहा है। आगे बात समझ लो, एन फैक्टर कितना आ रहा है हमारा 6 एन फैक्टर आ रहा है। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे केस पे। तो दूसरा केस क्या कहेगा उसको देखते हैं। जैसे दूसरा केस एक ही एलिमेंट किस में नहीं जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा, 2 जाएंगे या फिर 2 से ज्यादा जाएंगे। तो व्हेन 2 और मोर 2 और मोर एलिमेंट अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है जैसे Fe हो गया, C2 हो गया, O4 हो गया, चेंजेस टू किसमें चेंज हो रहा है Fe +3 प्लस CO2 में। तो वही प्रोसेस हमें इसमें करनी है। जैसे इसके लिए एन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ये है हमारा, इधर +3 है तो इधर +2 होगा, हमें पता है। +2 इंटू कितने कार्बन है 2, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है तो X से मल्टीप्लाई करा है। -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन का, इंटू कितने हैं 4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी कार्बन की वो कितनी आ जाएगी 2 यहाँ पर है, और इधर पे कितना है एनायनिक चार्ज 0 है, तो 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो -2 यहाँ पर आ गया, -2 यहाँ पर आ गया। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। कितनी आ रही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने निकाल ली, अब
इधर पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो x कार्बन के लिए मान लिया, मुझे पता है ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, कितने हैं 2 हैं, बराबर में एनायनिक चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, एनायनिक मतलब कैटायनिक जो भी है, ठीक है, बराबर हो जाएगा कितने के 4 के, तो प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है, तो इसका जो एन फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा एन फैक्टर कितना 4 - 3, ये है कार्बन कितने हैं इधर 2 कार्बन है, तो इतना हो गया, सही बात है 2 कार्बन के लिए, ये तो हो गया कार्बन के लिए, प्लस है आयरन, आयरन कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है यहाँ पर, तो यहाँ पर +3 है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितने आयरन है एक ही आयरन है, तो ये हो जाएगा इसका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालना तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज और है, एन फैक्टर किसका निकालेंगे हम, एन फैक्टर निकालेंगे अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एन फैक्टर, जैसे थर्ड केस है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की क्या निकाल रहे हैं एन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो जैसे एक रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे Cl2 थी, वो चेंज होगी किसमें Cl नेगेटिव में प्लस ClO नेगेटिव में, सही। तो एक स्टेप कर लेते हैं, जैसे पहला स्टेप मैंने माना कि Cl2 मेरे पास कितने हैं 2 हैं, ठीक है, Cl2 मैंने मान लिया कि 2 हैं, ठीक है। एक ट्रिक बता रहा हूं एन फैक्टर निकालने की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक Cl2 एक्स्ट्रा और एक Cl2 ये वाला है, अब ये चेंज हो रहे हैं किसमें Cl नेगेटिव में प्लस ClO नेगेटिव में, ठीक है। तो जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है, ये है फ्री स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0 हो गया, ये है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये है अपना, इसके निकाल लेते हैं x, मान लिया क्लोरीन का, -2 मुझे ऑक्सीजन का पता है 1 है, बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आगे बात समझ। तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब निकालना है हमें एन फैक्टर, तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे इसके लिए जो चेंज आएगा वो N1 का आएगा, मैंने मान लिया एन फैक्टर क्या है मेरा N1, किसके लिए इस वाले Cl2 के लिए, तो 0 से -1 जा रहा है, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, 0 से -1 जा रहा है, तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि Cl कितने हैं 2 हैं, आगे बात समझ, इसके लिए आ गया। अब N2 के लिए निकालते हैं, जैसे इसके लिए मैंने N2 मान लिया है, Cl2 है उसका N2 मान लिया, ठीक। अब ये चेंज हो रहा है किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 0 से +3 मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 3 कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 हो गया, आगे बात समझ में। ये 0 था ऑक्सीडेशन स्टेट में और वह 3 था, तो 3 - 0 3 आ जाता है, कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना आ गया 6 आ गया। अब ये आ गया N1 और N2, तो अब फाइनल एन फैक्टर जो आएगा वो आएगा N1 × N2 अपॉन N1 + N2, सही बात है। N1 कितना दिया है 2 दिया है, कितना है N2 6 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 6, यही तो एन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है अपना 3/2 एन फैक्टर, 3/2 एन फैक्टर आ रहा है। तो जैसे एक और बार देख लेते हैं, Cl2 मैंने मान लिया, पहला स्टेप था, फिर अपना ये ओरिजिनल रिएक्शन है कि Cl2 Cl नेगेटिव में और ClO नेगेटिव में जा रहा था, तो इसमें फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की कितनी होती है 0 होती है,
इसकी भी 0 हो गई। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे निकाला था एक और बार निकाल के बता देता हूँ। जैसे Cl को मैंने x मान लिया, -2 था, ठीक है, क्योंकि